स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। पुराने प्रॉब्लम का सिचुएशन कंसीडर कीजिए। तो वहाँ यही डायग्राम बना हुआ था, M1 और M2 डायग्राम बना हुआ था और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर थी, है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया गया था, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया गया था। और पुराने क्वेश्चन में एक इम्पल्स दी गई थी M2 को, जिससे कि वो V0 स्पीड उस गेन कर लिया था, है ना, इनिशियली। तो यहाँ पर अब क्या कह रहा है कि सपोज ईच ऑफ द ब्लॉक्स इज पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स F इंस्टेड ऑफ एनी इम्पल्स। मतलब इम्पल्स इस बार मत दो, है ना, उसकी जगह पर आप दोनों ब्लॉक को फोर्स F से पुल करो, मतलब खींचो। तो यहाँ दो ब्लॉक रखे हुए हैं, बीच में स्प्रिंग है, उसको खींचना है F फोर्स से, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन दैट द स्प्रिंग विल सफ़र एंड द डिस्टेंसेज मूव्ड बाय द टू ब्लॉक्स इन द प्रोसेस। तो दोनों ब्लॉक कितना डिस्टेंस मूव किए, है ना, और स्प्रिंग कितना मैक्सिमम इलोंगेट हुई है, ठीक है। तो ये आप सिचुएशन डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, है ना, कैसा मैं बनाया हूँ। अब हमारी सोच क्या रहेगी, अब वो देखिएगा, है ना। सबसे पहले ये पुरानी सोच, ये फ्लो चार्ट तो याद हो गया होगा। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इस सिस्टम पर। M1 M2 और स्प्रिंग का सिस्टम अगर ले लिया जाए तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। देखिए राइट साइड में फोर्स लग रहा है और एक लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा वो। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन जीरो है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पर क्या कमेंट कर सकता हूँ मैं कि वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब जो शुरू में रहेगी वही बाद में भी होगी, हर वक्त वही रहेगी, ठीक है। जीरो अभी बस डायरेक्ट नहीं बोल देना है, अभी कांस्टेंट बोलना है। हाँ वो जीरो होगी, क्यों जीरो है, अब उसका लॉजिक सोचिए कि जब आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इनिशियली निकालोगे इनिशियल सिचुएशन में, तो M1 V1 प्लस M2 V2 बाई M1 प्लस M2 होता है, लेकिन V1 V2 दोनों जीरो हैं इनिशियली, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो आ जाएगी। हाँ, और आपने यहाँ दावा किया था कि वो कांस्टेंट रहेगी हमेशा, तो यानी शुरू में जीरो है तो बाद में भी जीरो होगी, हर वक्त जीरो होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। तो याद है हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 बाई M1 प्लस M2, है ना। तो वो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाएगा, तो M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन मेरी आदत आपको ध्यान में होगा, मैं हमेशा यही लिखता हूँ लेफ़्ट इक्वल टू राइट या राइट इक्वल टू लेफ़्ट, इस टाइप से, लेफ़्ट इक्वल टू राइट, है ना, मेरी आदत हो गई है। तो लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट वही M1 X1 को ही लेफ़्ट कह रहा हूँ, तो M1 X1 इक्वल टू M2 X2, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई, इसका हम लोग को यूज पड़ेगा। फिर एक दूसरा इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, X1 प्लस X2 इक्वल टू क्या होगा, X मैक्स होगा, ठीक है। किसी तरह मुझे X मैक्स निकल जाए तो X1 और X2 में निकाल लूँगा, ठीक है। तो अब मेरा पूरा टारगेट है X मैक्स निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए X मैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे पुराने क्वेश्चंस में, जैसे मैंने क्या किया था, एनर्जी कंजर्वेशन किया था, या यूँ कहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था, उसी का तो स्पेशल केस होता है एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल वर्क डन भी हो रहा है ना। लोग क्या सोचते हैं, सर नेट फोर्स जीरो है तो क्या नेट एक्सटर्नल वर्क डन जीरो होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक्सटर्नल वर्क डन है, तो मैं बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। तो मैं क्या लिखता हूँ, वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू के एफ माइनस के आई प्लस यू एफ माइनस यू आई, या फिर आप के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई, जो आपको अच्छा लगे, सब एक ही बात हुई। बहुत लोग स्प्रिंग का भी वर्क डन इस साइड ही लिखते हैं, सब एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पर अब कैसे होगा, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन का तात्पर्य है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो कितना वर्क डन कर रहे हैं। तो देखिए M1 पे आप देखें तो फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट साइड में हुआ है X1, ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्यों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 0 डिग्री का एंगल है, सेम डायरेक्शन में है, तो F इंटू X1 ही होगा। उसी तरह ये वाले में देखिए राइट साइड में फोर्स लग रही है और X2 भी राइट साइड का, है ना, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो ये भी पॉजिटिव वर्क डन ही हुआ, F इंटू X2, क्लियर ये चीज़। के एफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो देखिए जब आप मैक्सिमम इलोंगेशन पर हैं तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए,
क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्योंकि अगर जीरो नहीं हुई तो इसका मतलब और इलोंगेशन होने की गुंजाइश है उस सिस्टम पर। ऑब्वियस है, अगर जीरो नहीं है, मान लो कि ये 4 मीटर/सेकंड से इधर जा रही है, 6 से जा रही है, जबकि है ना, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेकिन जीरो ही आ रही है ना, वो m1 m2 ऐसा है। तो ये 4 से जा रही है, 6 से जा रही है, तो ये और उधर जाएगी, तो इसमें रिलेटिव स्पीड जीरो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें और गुंजाइश बनी है ना कि ये स्प्रिंग और खींची जा सकती है मैक्सिमम के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम इलोंगेशन में रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, या यूँ कहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड दोनों की जीरो होगी यहाँ पर। ठीक, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? जीरो हो गया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ स्प्रिंग के फॉर्म में ही है, कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की जगह मैं एक्स मैक्स लिख रहा हूँ, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की भी जीरो है। क्या ये बात समझ में आई है आपको? अब देखिए x1 प्लस x2 किसके बराबर है? x मैक्स के बराबर है। देख रहे हैं, ये l लेंथ है, ये x1 है, ये x2 है, और ये l प्लस एक्स मैक्स हो गया, मतलब x मैक्स एक्स्ट्रा हुआ है। तो x1 प्लस x2 किसके बराबर है? x मैक्स। तो f इंटू एक्स मैक्स लिख दिया मैं x1 प्लस x2 को, इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। क्या आप देख सकते हो एक एक्स मैक्स कट जाएगा यहाँ पर, तो एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2f/k। कितना बेसिक तरीके से आंसर आ चुका है ना। अब मुझे x1 और x2 निकालना है, तो मैं ये इक्वेशन लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 इक्वल टू एक्स मैक्स, है ना। एक्स मैक्स की वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा यहाँ पर। अब देखिए x1 की वैल्यू ऐसा करूँ, यहाँ से उठा लेता हूँ। x1 को आप लिख सकते हो m2/m1 इंटू x2, है ना। यहाँ से आप उठाकर यहाँ रखिए, फिर जल्दी से सॉल्व कीजिए, हो गया है ना। हाँ सर, आ चुका है। तो m2/m1 इंटू x2 प्लस x2 इक्वल टू 2f/k। अब देखिए यहाँ पर, है ना, m1 है ना, एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर m1 प्लस m2 हो जाएगा और नीचे m1 बचेगा, उसको उधर भेज दीजिए। तो x2 की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, क्या आने वाली है? 2f/k तो रहेगी ही, ये m1 उधर चला जाएगा m1, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। तो ये रहा x2 की वैल्यू। फिर उसी तरह से सिमिलरली x1 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहाँ x2 की वैल्यू रख देंगे। तो ये m1 कटता हुआ नज़र आ रहा है, तो 2f/m2 डिवाइडेड बाई k m1 प्लस m2, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो मैं आशा करता हूँ और विश्वास है मुझे कि आपको एक एक बातें समझ में आ गई होगी। बहुत बेसिक से समझा रहा था मैं, है ना, स्टेप वाइज। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपको फिर कुछ शायद सीखने को मिलेगा।